लोकसभा चुनाव में अभी 1 वर्ष का समय शेष है, लेकिन गुटबाजी में घिरी कांग्रेस के नेताओं ने टिकटों पर अभी से अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने भी अपनी बेटी श्रुति चौधरी की टिकट पर मुहर लगाते हुए कहा कि वे श्रुति चौधरी को जितवाकर लोकसभा में भेजेंगी और पार्टी हाईकमान की झोली में श्रुति चौधरी की जीत डालेंगी। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी इन दिनों लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ इलाके का दौरा कर रही हैं। इससे ये तो पहले ही साफ था कि किरण चौधरी चाहती हैं कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़े। वहीं चरखी दादरी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के दौरान किरण चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दक्षिण हरियाणा उनका अपना मजबूत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हरियाणा कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। इस दौरान किरण ने श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने पर मुहर लगाते हुए कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतकर श्रुति संसद में पहुंचेंगी। अब कहीं और कुछ होते हो तो मुझे पता नहीं। यहाँ पे भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र जो ये 3 जिले हैं, यहाँ तो भाई किसी और का जो है काम है नहीं, यहाँ तो हमारा है। और इसको जो है कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत करना है, राहुल गांधी को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी को आगे MP देना है और आगे अपने सरकार के अंदर बढ़िया तरीके से सरकार बनाना है। सभी बड़े नेता आप हमें जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है, हम सक्षम हैं। राहुल जी का और दूसरों का वो तो उस समय की बात है, लेकिन और तो कोई किसी की हमारे को जरूरत नहीं है। मैं और श्रुति यहाँ पे सक्षम है। किरण चौधरी ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जमीन खिसक चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में सभी वर्ग दुखी हैं और चौधरी बंशीलाल और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को याद कर रहे हैं। किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान जनता बदलाव चाहती है। क्या कहना, हर तरीके से विफल है, सामने है, लोगों ने मन बना लिया है। सब आप देखते हैं, महंगाई से शुरुआत हुई, सिलेंडर जो है महंगाई जो है, डीजल पेट्रोल कभी इतना महंगा था नहीं। ये जो है महिलाओं के लिए कहा था कि धुएं से जो है इनको निजात दिलवा दूंगा। आज क्या करा है, आज जो है वही डीजल जो है सिलेंडर वो है 1100-1150 रुपये का हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई इतनी हो गई है, तो आदमी जाए तो कहाँ जाए, खुदकुशी करे, यही चाहते हैं क्या? कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने शुरू से ही पार्टी लाइन से अलग हटकर बात की है। अब उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से स्पष्ट किया है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को किसी दूसरे नेता की जरूरत नहीं है। वे खुद यह सीट जितवाकर कांग्रेस हाईकमान की झोली में डालेंगी। विधवा और बुजुर्गों की तर्ज पर हरियाणा सरकार अब अविवाहितों को पेंशन देने जा रही है। 45 से 60 साल के कुंवारों को अब हरियाणा में पेंशन मिलेगी। हरियाणा में विधवा महिलाओं और बुजुर्गों के साथ अब कुंवारों को भी पेंशन दी जाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग की मांग पर सीएम मनोहर लाल का ये फैसला है। इसका फायदा 45 से 60 साल तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को दिया जाएगा। हालांकि पेंशन उन्हीं कुंवारों को दी जाएगी जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से तैयार रिपोर्ट के अनुसार इस योजना से 1.25 लाख कुंवारों को पेंशन का फायदा होगा। बता दें सीएम मनोहर लाल इस योजना को लेकर अधिकारियों से बैठक भी कर चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि 1 महीने के अंदर हरियाणा सरकार योजना को लागू करने की तैयारी में है। बता दें ये स्कीम लागू होने के बाद हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो 60 साल से ऊपर होने के बाद तो पेंशन मिली जाती है, लेकिन 60 से नीचे उनको पेंशन नहीं मिलती। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि भी ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई, नहीं करवाई, जो भी है, इनको भी कुछ पेंशन हो जाए। तो हमने ये तय किया है कि 45 साल से ऊपर 60 साल तक, वो 60 से ऊपर तो हो ही जाएगी, ऐसे 45 से 60 के बीच में जो अनमैरिड हैं पुरुष, महिलाएं भी देखेंगे उसमें कितनी हैं वो अलग है, लेकिन महिलाएं पुरुष दोनों देख करके अगले 1 महीने के अंदर हम कोई फैसला करेंगे, इनका भी कुछ ना कुछ सहायता इनको की जाए। 1 महीने बाद इसकी मैं घोषणा करूंगा।
हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कुंवारों को पेंशन के रूप में कितने रुपए दी जाएंगे। हरियाणा में अभी बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जाती है। इतना ही नहीं, बूढ़े लोगों और किन्नरों को भी हरियाणा सरकार आर्थिक मदद दे रही है। इसके साथ ही सरकार केवल बेटियों वाले माता पिता में से किसी एक का निधन होने पर 45 से 60 साल तक आर्थिक मदद के तौर पर 2750 रुपए दे रही है। माना यह जा रहा है कि कुंवारों को भी सरकार 2750 रुपए पेंशन दे सकती है। हालांकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बता दें, हरियाणा में कुंवारों के लिए पेंशन शुरू करने को यहाँ के बिगड़े लिंगानुपात से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो पहले काफी खराब रही है। हालांकि पिछले 10 साल में हरियाणा के लिंग अनुपात में 38 अंकों का सुधार देखा गया है। इस योजना के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.25 लाख लोगों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। अगले 1 महीने के अंदर इस योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सबसे व्यस्त रहने वाला गुरुग्राम का हुडा सिटी सेंटर अब मिलेनियम सिटी सेंटर के रूप में जाना जाएगा। खुद डीएमआरसी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। यदि आप भी दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सफर करते हैं और आपके कानों को ये सुनने की आदत पड़ चुकी है कि अगला स्टेशन हुडा सिटी सेंटर है, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, तो कुछ दिन बाद आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आने वाले दिनों में हुडा सिटी सेंटर का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर हो जाएगा। जी हाँ, येलो लाइन पर पड़ने वाले गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का फैसला लिया गया है। इसे लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से जानकारी दी गई है। डीएमआरसी ने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर करने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुसार सभी आधिकारिक दस्तावेजों, साइनेज, घोषणाओं आदि में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है और क्रमशः इन्हें बदला जाएगा। इससे पहले डीएमआरसी ने हुडा सिटी सेंटर का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर करने की बात कही थी, लेकिन कुछ ही घंटों में अपना फैसला बदलते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नए नाम की घोषणा कर दी। बता दें कि हुडा सिटी सेंटर दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर एक टर्मिनल स्टेशन है। ये एक ऊंचा स्टेशन है। इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन 21 जून 2010 को कुतुब मीनार हुडा सिटी सेंटर कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किया गया था। हर रोज हजारों यात्री यहां से दिल्ली से गुरुग्राम के बीच आने जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। डीएमआरसी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और साइन बोर्ड के साथ ही मेट्रो में होने वाली घोषणाओं को लेकर भी कार्य शुरू कर दिए गए हैं और खास बात यह है कि पहले इसका नाम गुरुग्राम सिटी सेंटर करने की बात की गई थी। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी फेरबदल हुआ है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया और डिप्टी सीएम बन गए। अब उन्होंने पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी दावा ठोका है। तो वहीं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सभी बागी विधायकों को तैयार रहने के लिए कहा है। बागी विधायकों के खिलाफ अब कार्रवाई एनसीपी की तरफ से की जा सकती है। महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर के बाद अब अजीत पवार खुलकर एनसीपी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इस बीच शरद पवार भी सातारा के कराड में अपने गुरु पूर्व सीएम यशवंत राव चव्हाण की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को पार्टी के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है। वहीं बागी विधायकों के साथ 44 विधायकों का साथ होने के दावे पर एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि पार्टी के 53 विधायकों में से 9 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है। इन विधायकों को भी वापस आने का मौका दिया जाएगा। नहीं मानने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यपाल को लिखा जाएगा। कल जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं। 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। काफी संपर्क में है। एनसीपी पर कब्जे को लेकर शुरू हुई लड़ाई के बीच नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी शरद पवार की एनसीपी कमजोर नजर आ रही है। दरअसल 288 विधायकों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के पास 53 विधायक थे, लेकिन अब 9 बागी विधायक होने के बाद एनसीपी के पास 44 विधायक ही बाकी है। हालांकि अजीत पवार का दावा है कि पार्टी के 44 विधायक उनके साथ हैं। वहीं कांग्रेस और शिवसेना के भी 44 विधायक हैं।
ऐसे में कांग्रेस नेता विजय नामदेव राव वडेट्टीवार ने साफ कर दिया है कि जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे, नेता प्रतिपक्ष का पद उसी पार्टी के पास चला जाएगा। आज केंद्र हो या राज्य हो, विरोधी हो या पक्ष की सत्ता की भूमिका हो, वही निभा सकती है। नहीं, देखिए, जिसकी संख्या पे निर्भर करता है। अगर कांग्रेस की संख्या ज्यादा है तो विरोधी पक्ष नेता कांग्रेस को ही मिलेगा, अगर राष्ट्रवादी की संख्या ज्यादा है तो उनको मिलेगा। अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों के बगावत के बाद एनसीपी ने सभी बागियों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी की कमान शरद पवार के पास है। शरद ने 1999 में पार्टी की स्थापना की थी। अजीत की पार्टी पर दावे से जुड़ी कोई भी अपील पर कार्रवाई करने से पहले उनके पक्ष को भी सुने। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में कौन सा बड़ा तूफान आता है। महाराष्ट्र में इसी सियासी उठापटक के बीच अब नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर के भी चर्चा जोरों पर चल रही है। कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जिनके पक्ष में ज्यादा विधायक होंगे उन्हीं को अब नेता प्रतिपक्ष का पद मिलना चाहिए। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीपी को अब नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हाथ धोना पड़ेगा। गठबंधन को लेकर एक बार फिर सख्त तेवर में वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी को जेजेपी के साथ कोई गठबंधन रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जिस पार्टी का खुद कोई आधार नहीं है वो बीजेपी को वोट क्या दिलवाएगी। प्रदेश की सियासत पर खुलकर बोलने वाले बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह ने आज एक बार फिर गठबंधन के भविष्य को लेकर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जेजेपी के गठबंधन के साथ रहने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जिनके पास खुद ही वोट नहीं है वो बीजेपी को क्या वोट दिलवाएंगे। उल्टा बीजेपी को 10 लोकसभा सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा। बीजेपी को कुछ सीटें जननायक जनता पार्टी को भी देनी पड़ेंगी। इसलिए बीजेपी को 2024 में जेजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। गठबंधन का तो सवाल तब होता है जब आपको कहीं ये लगता है कि गठबंधन से आपको लाभ होगा। अब 10 सीटें हैं हरियाणा में, गठबंधन कर लोगे तो 11 तो नहीं हो सकती। गठबंधन कर लोगे तो आपको हो सकता है 2 सीटें 3 सीटें किसी को देनी पड़े। फायदा तो होगा सर, जेजेपी को वोट मिल जाएंगे। जेजेपी के वोट तो जेजेपी के पास है ही नहीं वोट। आज वो वोट जो है, क्योंकि गठबंधन का मतलब तो यही हुआ ना कि जो उनको वोट मिला है वो कुछ बीजेपी को भी दिलवाए। अगर गठबंधन है, आज उनके पास नहीं है तो बीजेपी को कहां से दिलवाएंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के पीछे बीजेपी का मकसद एक स्थिर सरकार बनाना था। 2019 में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इसलिए जरूरी था कि गठबंधन करके 5 साल तक सरकार चलाई जाए। जेजेपी के साथ गठबंधन करने के पीछे भी यही वजह थी, लेकिन 24 में बीजेपी को जेजेपी के साथ गठबंधन रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो साफ ये कहता हूँ कि ये गठबंधन एक स्थायी सरकार देने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं था और एक पार्टी का समर्थन लेने से स्टेबिलिटी सरकार में स्थायित्व देने के लिए ये प्रयास था और उस प्रयास में हम सफल रहे हैं। और ये गठबंधन 5 साल तक राज चलाने के लिए था और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर इसी नवंबर में चुनाव करवाने फिर तो हो गए 5 नहीं तो 4 सही। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जेजेपी के साथ गठबंधन करने के पीछे पार्टी का एक मकसद था कि एक स्थिर सरकार चले। 5 साल सरकार चलाने के लिए गठबंधन हुआ था, लेकिन 2024 में एक साथ चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। महाराष्ट्र की सियासत में हुए बड़े फेरबदल के बाद अब बिहार में भी हलचल तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान ने जेडीयू में भी बगावत होने का दावा कर दिया है। यही नहीं, चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया कि जेडीयू के कुछ विधायक सांसद उनके संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का कहना है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह द्विपक्षीय एकता की पटना बैठक का परिणाम है। जल्द ही जनता दल यूनाइटेड में भी भगदड़ मचने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में कभी भी विधायकों और सांसदों को मिलने का समय तक नहीं दिया। यही नहीं, इस दौरान सुशील मोदी ने यहाँ तक कह दिया कि यदि नीतीश कुमार बीजेपी के पास आकर अपनी नाक भी रगड़ लें, फिर भी बीजेपी उनके साथ दोबारा अब कभी नहीं जाएगी।
नीतीश कुमार अगर आ जाए नहीं, देखिए नीतीश कुमार के बारे में तो पहले ही अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और सिर्फ वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं करेगी। बहुत हो गया, आपको 17 साल हम लोगों ने ढोया, अब बीजेपी नीतीश कुमार को न तो स्वीकार करेगी और नहीं ढोने के लिए और भविष्य में तैयार है। वहीं एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी महाराष्ट्र में हुए सियासी फेरबदल के बाद बिहार को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि कई विधायक और सांसद अब उनके संपर्क में हैं। डर लग रहा मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी में टूट के डर से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कई विधायक, कई सांसद दूसरे दलों के भी संपर्क में हैं। भाई उनके कई नेता तो हम ही लोगों के संपर्क में, तो डरते हैं मुख्यमंत्री जी। और जो लोग दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं उन्हें हमेशा ये डर सताता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने दूसरों की पार्टी को तोड़ा, अब उनको अपनी पार्टी टूटने का डर सता रहा है। बेंगलोर में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक टलने की खबर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि एनसीपी की तरह बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी का भी हश्र होने वाला है। जदयू के जो भी विधायक हमारे दल में आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। वहीं बीजेपी के इन बयानों पर जेडीयू ने भी प्रतिक्रिया दी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष कई विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए। इस पर सुशील मोदी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे हालात बिहार में भी बन रहे हैं। इसका तो मतलब ये हुआ कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष अपने भाजपा विधायकों को लेकर महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तो जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों का स्वागत करने की बात कह दी है। वहीं बीजेपी नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर जेडीयू की ओर से भी करारा पलटवार किया गया है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार अभी इस मामले पर चुप हैं और उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गुजरात समेत कई राज्यों में हो रही भारी बारिश ने आम जन के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं इस भारी बारिश के चलते अब तक 10 लोगों की जान भी जा चुकी है। गुजरात में हो रही बेहिसाब बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले 30 घंटों से हो रही भारी बारिश के चलते 10 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, वलसाड़, मेहसाणा, सूरत और नवसारी में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ एसडीआरएफ और एयरफोर्स को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग ने इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। अगले कुछ घंटों में भी लोगों को बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 13 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। डीएमआरसी ने मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमति दे दी है। एक व्यक्ति 2 बोतल ले जा सकता है और इसको लेकर हमारे साथ चेयरपर्सन है रेणु भाटिया महिला आयोग की, इनसे हम जान लेते हैं। रेणु जी, किस नजरिए से आप देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, शराबबंदी है, नहीं है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग विषय है। परंतु एक ऐसे स्थान पर हम शराब को लाना ले जाना लीगल कर रहे हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जहाँ पर पूरा दिन महिलाओं का, बेटियों का आवागमन होता है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि 2 बोतल शराब ले जाना ज़रूरी है? आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुरुष ही ले जाएंगे? अगर कोई महिलाएं ले जाएंगी फिर वो किस उसमें कैटेगरी में आएंगी या क्या? तो इसलिए मेरा ये निवेदन के साथ विचार करने के लिए एक निवेदन है डीएमआरसी को कि इस पर पुनः विचार करें आप कि जिस ट्रांसपोर्ट में सुबह शाम बेटियां ट्रैवल करती हैं, स्कूल कॉलेजेस के लिए टीचर्स करती हैं, और पूरा दिन चांदनी चौक, गांधीनगर ऐसे जगहों पर आने जाने के लिए व्यवसाय की दृष्टि से महिलाएं आती जाती हैं, उसमें अगर हम इस तरह की बात अलाउ कर देंगे तो ये एक अलग तरीके का व्यापार शुरू हो जाएगा, जो मेरा प्रैक्टिकली सोच का अनुभव है।
मुझे ध्यान आता है जब मेट्रो शुरू हुई थी और कोई शराब लाता था पहले ही बाहर निकाल लेते थे। ऐसा क्या नया नियम या क्या बात चेंज हो गई कि तब गलत था, अपराध था, और अब उसी अपराध को आप लीगलाइज कर रहे हैं। कल को इसी मेट्रो में कोई शराब पी कर कोई उड़दंग करेगा, महिलाओं से छेड़छाड़ करेगा, फिर एक अलग नए तरीके का केस बनेगा। फिर मतलब डीएमआरसी भी और पुलिस भी और वो महिला भी और जिसने किया है वो भी, मतलब फिर एक नए तरीके का केस के ऊपर हम वर्क करते रहेंगे। क्या हम बस इसी तरह के केसों को सुलझाने उलझाने में ही लगे रहेंगे? तो इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए, केवल मेरा इतना ही कहना है। रेणु जी क्या मानते हैं? एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाई जा रही है, लगातार उससे बेटियों को फायदा भी मिला है, लेकिन क्या ये मुंह नहीं चिढ़ाता इस तरीके की जब बातें सामने आती हैं? देखिए, हम लोग भी बेटियों के लिए ही हमारा महकमा काम करता है और उनकी सुरक्षा और उनके जो है उनके अधिकारों की बात करता है। परंतु जहाँ पर हमें किसी ऐसे काम में सुरक्षित नहीं दिखती कोई दृष्टि किसी काम की, तो एक बार पुनः विचार करने में मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है। तो एक बार विचार, डीएमआरसी को आपकी तरफ से क्या पत्र लिखा जाएगा? अभी नहीं लिखा है हमने, पर हम एक बातचीत कर सकते हैं। नहीं, इसमें पत्र लिखेंगे आप? पत्र भी लिख देंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उनकी ऐसी क्या पॉलिसी थी कि ये उन्होंने जो है लागू किया। इसमें उन्होंने सुरक्षा की कौन सी दृष्टि देखी महिलाओं के लिए। मेरा कंटेंट और कॉन्सेप्ट सिर्फ महिलाओं को सुरक्षित दृष्टि से देखने का है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षित करना जरूरी है, और साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक तरफ जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डीएमआरसी का ये फैसला उस अभियान का मुंह चिढ़ाता हुआ दिखाई देता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। हफ्ते के पहले दिन जब शेयर बाजार खुला तो सेंसेक्स 65,000 के पार पहुंच गया। 19,336 अंकों के साथ निफ्ट में भी उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही इस साल सेंसेक्स की सबसे बड़ी शानदार उछाल देखने को मिला है। सप्ताह के पहले दिन यानी कि 3 जुलाई को शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स ने 65,240 का लेवल छू लिया है। इतना ही नहीं, निफ्टी ने भी 19,336 का लेवल टच किया है। इससे पहले सेंसेक्स 118 अंकों की तेजी के साथ 64,836 के स्तर पर खुला। निफ्टी में भी 57 अंकों की तेजी रही। यह 19,331 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स की 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि साल बाजार में अब तक शानदार तेजी देखने को मिली है। साल की शुरुआत में 2 जनवरी को सेंसेक्स 61,167 के स्तर पर था, जो 3 जुलाई को 65,085 अंक तक पहुंच गया है। यानी साल की अब तक इसमें 6% से ज्यादा यानी कि 3,918 अंक की तेजी देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आगे भी ये तेजी जारी रह सकती है। अब आपको बताते हैं कि बाजार में तेजी की बड़ी वजह है क्या। शेयर बाजार में उछाल, बाजार में तेजी की 5 वजह। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, महंगाई कम होने से बाजार को मिला सपोर्ट, डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपए, भारतीय बाजार में बढ़ा विदेशी निवेश, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से बाजार को मिली मजबूती। इससे पहले शुक्रवार को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। सेंसेक्स 803 अंकों की तेजी के साथ 64,718 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 216 अंकों की तेजी रही। यह 19,189 के स्तर पर बंद हुआ। यह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का ऑल टाइम क्लोजिंग हाई है। इतना ही नहीं, ट्रेडिंग सेशन के दौरान सेंसेक्स ने 64,768 और निफ्टी ने 19,201 के स्तर को भी छुआ था। बाजार में तेजी के पीछे महंगाई कम होना और कच्चे तेल की गिरावटों जैसी कई वजह मौजूद हैं। इसके साथ ही एक्सपर्ट और ट्रेडर्स की मानी जाए तो ये तेजी आगे भी रह सकती है।